अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग की स्पीच आई हैव अ ड्रीम, और इस स्पीच के टेक्स्ट को हमने देखा। हमने इसके टेक्स्ट को सेंटेंस पर सेंटेंस देखे, और देन द टेक्स्ट वाज एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश एज वेल एज इन उर्दू। और इसके साथ साथ देयर वर some difficult words, and we also explained the meaning of those difficult words. We have finished the lesson, or because we have finished the lesson, so now we come to the exercise of the lesson. And today in this lecture we are going to discuss the exercise questions one by one. और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो हैं इन प्रिंटेड फॉर्म दे विल बी attached to your they will be attached to your lecture file. And if you have any difficulty regarding any answer to any question, so you can consult those printed those answers which will be in printed form. Question number 1 को देखें आप. Question number 1 है, Who does Dr. King refer to by the epithet Great Americans? यानी कि डॉक्टर किंग जो हैं यहाँ पे जब वो अपनी स्पीच को ओपन करते हैं तो वो एक टाइटल यूज़ करते हैं. एपिथेट का मतलब है टाइटल, लक़ब, यानी कि वो एक एपिथेट या एक टाइटल यूज़ करते हैं ग्रेट अमेरिकन का, अजीम अमेरिका का शहरी. तो क्वेश्चन ये है कि जब डॉक्टर किंग कहते हैं, जब डॉक्टर किंग एपिथेट यूज़ करते हैं ग्रेट अमेरिकन का, तो ये जो एपिथेट है ग्रेट अमेरिकन, तो डॉक्टर किंग इसके लिए किस चीज़ की तरफ रेफ़र करें या हवाला दे रहे हैं. तो एक्चुअली स्पीच की बिगिनिंग में डॉक्टर किंग जो हैं वो ग्रेट अमेरिकन का एपिथेट यूज़ कर रहे हैं. और ये जो एपिथेट है ग्रेट अमेरिकन, ये रेफ़र कर रहा है इब्राहम लिंकन की तरफ. इब्राहम लिंकन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के 16th प्रेसिडेंट थे, और मतलब कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट presidents of the United States so far. Or all of the people of America, they give him maximum respect, they give him maximum honor. और इसकी वजह क्या है कि he was a man who believed in justice, who believed in provision, who believed in equality, and he was a person who never gave importance to sexism or to inequality. तो ये जो इब्राहम लिंकन थे उनकी तरफ एपिथेट यूज़ कर रहे हैं ग्रेट अमेरिकन का मार्टिन लूथर किंग. तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ गेस व्हाट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मे मीन. यानी कि जब हम स्पीच को देखते हैं तो स्पीच के सेकंड पैराग्राफ में मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की फ्रेज़ यूज़ कर रहे हैं. तो इस इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का क्या मतलब हो सकता है. तो जब हम सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं, पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि डॉक्टर किंग जो हैं वो एपिथेट यूज़ करें ग्रेट अमेरिकन का, और जिसके ज़रिए वो हवाला दे रहे हैं इब्राहम लिंकन का. और दूसरे पैराग्राफ में वो एक फ्रेज़ यूज़ करें द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की. और इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जब हम सेकंड पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है ये 1863 में इब्राहम लिंकन ने इसको साइन किया था, यानी कि इसके ऊपर दस्तखत किए थे. और इस इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब था आज़ादी का ऐलान या आज़ादी का एलामिया. तो इस इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है ये वो वाशिंगटन डीसी में 1863 को साइन किया गया था. तो जब इन्होंने इब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को साइन किया था तो इसका ये मतलब था कि जो अमेरिका के नीग्रो पीपल हैं
जो ब्लैक पीपल हैं जिनको कि स्लेव्स कंसिडर किया जाता था, ग़ुलाम माना जाता था, उनको भी मसावी हकूक़ दिए गए। तो इस एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद वहाँ के जो इस एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब था कि वहाँ पे जो नस्ली इम्तियाज़ है उसको ख़त्म किया जाए और जो वाइट पीपल हैं और ब्लैक पीपल हैं, जो दो रेसेस हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। तो ये एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज किंग डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द निग्रो इन द US 100 years आफ्टर द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। यानी कि 1863 को डॉक्टर इब्राहिम लिंकन जो थे, उन्होंने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को साइन किया था, जिसका मतलब था कि जो ब्लैक पीपल थे जिनको कि स्लेव्स कंसिडर किया जाता था, जिनको ग़ुलाम माना जाता था, उनको भी मसावी किस्म के हकूक़ दिए गए और ये इस बात पे दस्तखत किए गए कि वाइट पीपल में और ब्लैक पीपल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है और जो प्रिविलेजेस, जो ऑनर, जो मराआत जो हैं, जो हकूक़ जो हैं वो वाइट पीपल को हासिल हैं, वही हकूक़ जो हैं वो ब्लैक पीपल को भी दिए जाएंगे। तो लेकिन उसके 100 साल गुजरने के बाद 1963 को डॉक्टर किंग जो है, मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, आई हैव अ ड्रीम। और ये स्पीच क्यों उन्होंने दी थी? क्योंकि वो मजबूर थे। वो ये स्पीच देने पर इसलिए मजबूर थे क्योंकि 100 साल गुजर गया था, 100 साल का अर्सा गुजर गया था एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को साइन हुए, लेकिन फिर भी जो ब्लैक पीपल थे उनको वो हकूक़ नहीं दिए गए जो हकूक़ उनको इब्राहिम लिंकन ने दिए थे एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे दस्तखत करके। तो जो डॉक्टर किंग जो हैं वो अपनी स्पीच में जो ब्लैक पीपल की तरफ रेफर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो ब्लैक पीपल हैं वो आज भी मतलब कि अमेरिका में एक मतलब कि गुर्बत भरी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अमेरिका जो है, जो कि अपने आप को इंसाफ का बैंक समझता है, जो कि अपने आप को प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली का बैंक समझता है और जो कि अपने आप को मतलब कि दौलत का समुंदर समझता है, तो इस दौलत के समंदर में ब्लैक पीपल जो हैं, जो कि अमेरिका के अपने सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो जो ब्लैक पीपल हैं, ना उनको इजाज़त मिल रही है कि वो वोट दे सकें, ना उनको इजाज़त मिल रही है कि वो एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, ना उनको इजाज़त मिल रही है कि वो अपने कारोबार कर सकें और सिर्फ़ और सिर्फ उनको डोमेस्टिक सर्विसेज तक महदूद रखा गया है। तो ये डॉक्टर किंग जो है वो इस तरह से निग्रो पीपल की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी स्पीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Why is 1963 according to King a beginning, not an end? Beginning of what? यानी कि डॉक्टर किंग जो हैं वो 1963 को आगाज़ कह रहे हैं और इख्तिताम नहीं कह रहे। तो आगे क्वेश्चन इस तरह से बढ़ रहा है कि बिगिनिंग ऑफ व्हाट, कि किस चीज़ की का आगाज़ वो इसको कह रहे हैं 1963 को। तो डॉक्टर किंग जो हैं 1963, अभी 1963 में डॉक्टर किंग ने अपनी स्पीच दी थी आई हैव अ ड्रीम, और ये स्पीच जो थी ये लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में दी गई थी और ये वो जगह थी जो कि जिस जगह पे इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे इब्राहिम लिंकन ने साइन किए थे। तो डॉक्टर किंग 1963 को ये कह रहे हैं कि 1963 जो है वो जो ब्लैक पीपल हैं उनकी आज़ादी की जो तहरीक है उसका आगाज़ है और ये उस तहरीक का ख़ात्मा 1963 को उस तहरीक का ख़ात्मा ना समझा जाए। लिहाजा जो ब्लैक पीपल हैं दे हैव बीन फाइटिंग फॉर देयर राइट्स एंड they will continue their fight for gaining their rights. So इसको वो 1963 को इसका आगाज़ समझ रहे हैं। क्वेश्चन नाउ वी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
what is Dr. King's advice to the black people while marching on the road to freedom? यानी कि डॉक्टर किंग जो हैं वो वो क्या मशवरा दे रहे हैं ब्लैक पीपल को, जबकि ब्लैक पीपल जो हैं वो अपने आज़ादी के रास्ते पर मार्च कर रहे हैं या चहलकदमी कर रहे हैं। तो इन चहलकदमी करते हुए लोगों को जो कि आज़ादी के रास्ते पर आज़ादी को हासिल करने के रास्ते पर चहलकदमी कर रहे हैं, उनको इनमें ब्लैक पीपल हैं, मेजॉरिटी ब्लैक पीपल की है, तो इनको डॉक्टर किंग का क्या एडवाइस है। तो डॉक्टर किंग यहाँ पे मैंने पेज 42 हमने पढ़ा था, और पेज 42 में डॉक्टर किंग जो है वो ब्लैक पीपल को एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी कैंपेन को आगे लेके जाना है। तो डॉक्टर किंग इस पैराग्राफ को मैं इस तरह से पढ़ूँगा कि डॉक्टर किंग जो हैं वो अपने ब्लैक पीपल को कह रहे हैं कि आप अपने जो जायज़ जगह है उसको पाने के प्रोसेस के दौरान, अमल के दौरान आपको किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करना चाहिए, और आपको अपनी जो आज़ादी की प्यास है उसको कड़वाहट और नफ़रत के प्याले से पीकर हासिल नहीं, नफ़रत और कड़वाहट के प्याले से पीकर उस प्यास को नहीं बुझाना चाहिए। फिर वो उनको कह रहे हैं कि आपका जो प्रोटेस्ट है, जो कि एक तख्लीकी किस्म का एहतजाज है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये एहतजाज जो है वो किसी किस्म के जिस्मानी तशद्दुद में तब्दील ना हो। यानी कि आपका जो प्रोटेस्ट है, आपका जो एहतजाज है वो बिल्कुल पुरसुकून तरीके से हो, बिल्कुल अमन के साथ हो, और उसमें किसी किस्म की खूनरेज़ी या किसी किस्म का कोई बुरा सानिया नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्टर किंग जो हैं इस तरह से उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आपका जो प्रोटेस्ट है उससे वाइट पीपल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ना ही आपको खुद को नुकसान पहुंचना चाहिए, और ना ही आपके मुल्क की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। यानी कि बिल्कुल अमन के साथ आपने इस प्रोटेस्ट को जारी रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, when will the Negro according to Dr. King be satisfied or not satisfied? तो डॉक्टर किंग जो हैं वो अपनी स्पीच में ब्लैक पीपल की सेटिस्फेक्शन या उनके इत्मीनान की बात करें कि डॉक्टर किंग कह रहे हैं कि जो ब्लैक पीपल हैं वो कब मुतमईन होंगे या फिर कब तक मुतमईन वो नहीं होंगे। तो ये इस पे बात हमने करनी है कि डॉक्टर किंग के मुताबिक जो ब्लैक पीपल हैं कब वो मुतमईन होंगे या कब तक वो गैर मुतमईन रहेंगे। तो डॉक्टर किंग ने अपने लोगों से बात करते हुए कहा था कि हम मुतमईन नहीं रह सकते, हम जो ब्लैक पीपल हैं हम मुतमईन नहीं रह सकते जब तक कि जो पुलिस का जो जुल्म है वो उस जुल्म का ब्लैक पीपल शिकार रहेंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ब्लैक पीपल जो हैं वो उस वक्त तक मुतमईन नहीं रह सकते जब तक कि उनके जिस्म जो हैं वो मुसाफत करने की तकलीफ़ से थके रहेंगे, और उनको जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं उनके मोटेल्स में, और जो बड़े बड़े शहर हैं उनके होटल्स में रहाइश नहीं मिल जाती। फिर उन्होंने कहा कि ब्लैक पीपल जो हैं वो उस वक्त तक मुतमईन नहीं रह सकते जबकि उनकी बुनियादी हरकत जो है वो छोटे अक़लीती इलाके से अक्सरीती इलाके तक न हो जाए। यानी कि उनको उस वक्त तक इत्मीनान नहीं मिल सकता जब तक कि उनको इस बात की इजाज़त न दे दी जाए कि वो मेजॉरिटी यानी कि जो वाइट पीपल हैं उनके साथ उन इलाकों में अमन सुकून के साथ रहें जिन इलाकों में वाइट पीपल रह रहे हैं। फिर डॉक्टर किंग ने कहा कि जो ब्लैक पीपल हैं वो उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक कि उनको ये हक़ न दे दिया जाए कि वो वोट दें, और उनको ये यकीन न हो जाए कि वो वोट जो है किसी ऐसे शख्स के लिए दें जो कि उनके लिए और उनके हकूक़ के लिए लड़ेगा। तो डॉक्टर किंग नेक्स्ट कह रहे हैं कि ब्लैक पीपल जो हैं
وہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک امریکہ میں جو انصاف ہے وہ پانی کی طرح نہ بہے اور سچائی جو ہے وہ ایک طاقتور چشمے کی طرح نہ بہے. نیکسٹ کوشچن ہے ڈاکٹر کنگ ریپیٹڈلی اسپیکس آف ہز ڈریم. واٹ از ہز ڈریم؟ یعنی کہ ڈاکٹر کنگ جو ہیں وہ بار بار اپنے ایک ڈریم کی بات کر رہے ہیں, اپنے خواب کی بات کر رہے ہیں. تو ان کا خواب کیا ہے؟ تو ڈاکٹر کنگ نے اپنے خواب کے متعلق کہا تھا کہ میرا خواب ہے کہ امریکہ میں ایک دن ایسا آئے کہ جب ہماری قوم کے جو سیاہ فام بچے ہیں ان کو ان کے کردار کو ان کی رنگدار جن سے نہ پہچانا جائے بلکہ ان کے کردار کو ان کے کردار کی خوبیوں سے پہچانا جائے. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خواب ہے کہ جو نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خواب ہے کہ جو الاباما کی ریاست ہے اور اس کو ایک ایسی صورتحال میں تبدیل کر دیا جائے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو سیاہ فام بچے اور بچیاں ہیں وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہیں سفید فام لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ملائیں اور ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر چلیں بہن اور بھائیوں کی طرح. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خواب ہے کہ ایک دن امریکہ میں ایسا آئے کہ جب امریکہ کی ہر ایک وادی بلند ہو جائے اور ہر ایک پہاڑی یا پہاڑ جو ہیں ان کو لو کر دیا جائے. یعنی کہ جو ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, برتر سمجھتے ہیں, وہ اپنے امریکہ میں ایک دن ایسا آئے, میرا خواب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو برتر سمجھنا بند کر دیں. میرا خواب ہے کہ امریکہ میں جو کھردری جگہ ہیں ان کو بالکل ہموار کر دیا جائے اور جو خمدار جگہ ہیں ان کو بالکل سیدھا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت جو ہے وہ اس کا ظہور ہو اور جتنے بھی امریکہ کے لوگ ہیں چاہے وہ وائٹ پیپل ہیں چاہے وہ بلیک پیپل ہیں سب اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کو مل کر دیکھیں. نیکسٹ کوشچن ہے what does Dr. King mean by this is the fate with which I return to the south. What fate? Faith in what? یعنی کہ ڈاکٹر کنگ کا کیا مطلب ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے, یہ میرا عقیدہ ہے جس کے ساتھ میں جنوب کو واپس جاؤں گا. یہ کیا عقیدہ ہے اور یہ کس بات میں عقیدہ ہے؟ تو ڈاکٹر کنگ نے کہا تھا کہ میرا ایک خواب ہے کہ امریکہ میں ایک دن ایسا آئے کہ امریکہ کی ہر وادی جو ہے وہ بلند ہو جائے اور اسی طرح سے جو امریکہ کی کھردری جگہیں ان کو بالکل ہموار کر دیا جائے اور امریکہ کی جو خمدار جگہیں ہیں ان کو بالکل سیدھا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت ابھرے اور اس شان و شوکت کو امریکہ کے سارے لوگ بلیک اور پیپل مل کر دیکھیں. تو یہ اس بات کو ڈاکٹر کنگ جو ہیں اپنی امید بھی کہہ رہے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس کے ساتھ میں واپس ساؤتھ کو جاؤں گا اور اس عقیدے اور یہ عقیدہ جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم جو ہیں وہ ایک بڑے پہاڑ کو کھود کر اس پہاڑ میں سے امید کا پتھر نکالیں. تو یہ ایکسرسائز ہے آئی ہیو اے ڈریم کی اور اس کے ایکسرسائز کوشچنز بھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں, ڈیفیکلٹ ورڈس بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ناؤ اٹس ٹائم ٹو گیو یو سم ہوم ورک. تو یور ہوم ورک از یو ہیو ٹو write answers to all these questions and not only you have to write answers to all these questions in an assignment form but you also have to learn the answers to these questions so that you should be well prepared for your coming exams. So you have to submit that assignment in hard form. Thank you very much.